मेमार मिल्लत चैनल के नाज़रीन, आपकी खिदमत में आज हम हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ का पहला एपिसोड सेहत के ताल्लुक से बेदारी के सिलसिले में पहली किस्त पेश करने जा रहे हैं। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर निहाल अहमद अंसारी साहब, जिनके वालिद गिरामी हैं डॉक्टर कफील अहमद साहब, और ये हमारे दरमियान मौजूद हैं और सेहत से मुताल्लिक बहुत सारे अहम सवालात के जवाबात ये हमें इनायत करेंगे। हम मेमार मिल्लत चैनल के नाज़रीन से उम्मीद करते हैं कि वो डॉक्टर निहाल साहब की गुफ्तगू को तवज्जो के साथ सुनेंगे और अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर निहाल साहब का तारुफ पेश कर दूँ। डॉक्टर निहाल साहब ने स्टैंडर्ड 10 SSC का एग्ज़ाम जो है प्रेसिडेंसी स्कूल ICSE बोर्ड से दिया है, और 12th जो है उन्होंने केलकर कॉलेज मुलुंड से किया है। नीट एंट्रेंस से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीरज में आपका एडमिशन हुआ, आपने वहाँ से MBBS किया है, और इंटर्नशिप 2 सिविल हॉस्पिटल से किया है आपने, सिविल हॉस्पिटल मैरिज नीरज और सिविल हॉस्पिटल सांगली। कोविड आउटब्रेक और लॉकडाउन के वक्त बहुत सारे ज़रूरतमंद पेशेंट्स के घर पर विज़िट करके आपने उनका इलाज किया है, और फिलहाल ड्रोन हॉस्पिटल भिवंडी में जो है वो कंसल्टिंग कर रहे हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, चेस्ट इन्फेक्शन, हार्मोनल डिसबैलेंस रिलेटेड डिसीज़ के काफ़ी केसेस देखने का आपको अच्छा तजर्बा है। माशाल्लाह अपनी फील्ड में डॉक्टर निहाल साहब काफ़ी माहिर हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप उनकी मालूमात से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, हम आज की इस पहली किस्त के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर निहाल साहब से करूँगा कि ब्लड प्रेशर BP क्या है, और उसके कम या ज़्यादा होने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, उसका कोई इलाज मुमकिन है, उसको नॉर्मल करने की तदबीरें क्या हैं, क्या उसकी दवाइयां लाइफ टाइम खानी पड़ती हैं, इन दवाइयों के मुज़िर असरात साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। उम्मीद है कि इसका तसल्ली बख्श जवाब देंगे। मेमार मिल्लत चैनल के व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हाइपरटेंशन को समझने के लिए हमें ब्लड प्रेशर को समझना ज़रूरी है, जिसमें अगर आप देखेंगे कि आवाम पहले ब्लड प्रेशर को अगर समझ जाए कि वो होता क्या है, तो उसकी बीमारी को समझने में आसानी हासिल करेगी। जैसे कि जो ब्लड प्रेशर है इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया हमारे फील्ड में, जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आइए इसे और आसान करते हैं। ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जब हार्ट पंप करता है, जो एक पंपिंग ऑर्गन है, जब वो हमारे बॉडी के अंदर खून को पंप करता है, तो वो किस प्रेशर से वो खून हमारी नसों में दौड़ता है, उस प्रेशर को हम नापते हैं। इसे हम 2 बार नापते हैं। एक को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हार्ट ने खून को बॉडी के लिए पंप किया, वो खून किस प्रेशर से निकला और नसों की दीवारों पर टकराया, ये हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि 2 हार्ट बीट के दौरान यही ब्लड उन नसों में किस तेजी से दौड़ रहा था, इसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और आसान शब्दों में कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है कि हार्ट ने किस तेजी से, किस प्रेशर से हमारे दूसरे ऑर्गन्स को, दूसरे हिस्सों को खून पहुंचाया। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कि वही खून किस तेजी से लौटकर हार्ट के पास आया। ये दोनों प्रेशर हमें नापना और जानना बहुत जरूरी है। अब अगर इन्हीं के आंकड़ों में किसी मिस्टेक के वजह से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो बिना बीमारी के साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, अगर वो प्रेशर तेज हो जाता है तो इसे हम हाइपर टेंशन कहते हैं।
जी जी। हाइपरटेंशन को स्टेजेस में डिवाइड करके अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जिसे हम काफी मान्यता देते हैं, हम उन्हीं की बातों को और उन्हीं के दिए हुए आंकड़ों को मानते हैं, उन्होंने इसे स्टेजेस में डिवाइड किया ताकि आप समझ सके कि पेशेंट को जरूरत दवाइयों की है, परहेज की है कि रेस्ट करने की। इस तरीके से अगर हर पेशेंट के बढ़े हुए प्रेशर को डॉक्टर समझे कि वो किस वजह से बढ़ा है, तो शायद वो बिना दवाइयों के भी कंट्रोल में आ जाए, और अगर दवा के बाद भी कंट्रोल नहीं आ रहा है तो शायद उन्हें दवाइयां सही नहीं मिल रही है, इसलिए कंट्रोल में नहीं आ रही। तो इसे अगर हाइपरटेंशन को बहुत आसान शब्दों में अगर समझा जाए कि एक पेशेंट मेरे पास बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया, मैंने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जो कि काफी हाई था, तो मैं उससे हाइपरटेंशन लेवल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये मुझे उसका वजह पता है कि इसने तेज दौड़ा है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ा है, इसलिए ये हाइपरटेंशन शो कर रहा है। इसका ब्लड प्रेशर इसकी वजह से बढ़ा, इस वजह से बढ़ा हुआ है। तो इसलिए अगर आप थर्ड ईयर एमबीबीएस की बुक डॉक्टर पार्क की प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन देखेंगे तो इसमें इन्होंने जब डेफिनेशन दिया है हाइपरटेंशन का, तो काफी एक लाइन में क्लियर कर दिया है आवाम के समझने के लिए, हम डॉक्टर्स के समझने के लिए, कि हाइपरटेंशन हमने लेवल कब करना है। इनका कहना है हाइपरटेंशन इज अ क्रोनिक कंडीशन। बस इतना ही हमारे व्यूअर्स के लिए काफी है कि ये एक धीरे से होने वाला मर्ज है, ना कि तुरंत होने वाला मर्ज है। ठीक है, इससे ये साबित हुआ कि डॉक्टर्स को समझना होगा कि अगर इसका ब्लड प्रेशर काफी हद तक बढ़ा हुआ आ रहा है, बार बार बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हम इसे कह देंगे कि हाइपरटेंशन। अच्छा, कितनी बार बढ़ा हुआ आ रहा है, कितना बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका आंकड़ा इस तरीके से कि हम एक रीडिंग में किसी पेशेंट को लेवल नहीं कर सकते कि वो हाइपरटेंसिव है। ये मतलब अगर किसी का ब्लड प्रेशर आपने चेक किया, उसका ब्लड प्रेशर मान लीजिए नॉर्मल रेंज क्या है, पहले वो बता दीजिए आप। इसका नॉर्मल रेंज आज 120/80 आवाम समझती है, बट अगर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का देखा जाए तो उन्होंने एज के हिसाब से नॉर्मल को वेरिएट किया है। तो और भी मैं और आसान शब्दों में कहूं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत 130 mm ऑफ मर्क्यूरी, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत 90 mm ऑफ मर्क्यूरी तक हम नॉर्मल पकड़ सकते हैं। और बच्चों के लिए और कम है, बूढ़ों के लिए और थोड़ा हायर साइड है। ये मतलब एक एडल्ट और फिट बंदे के लिए ये मीडियम रेंज है। यस। तो ये जो है मतलब मैंने अगर ज्यादा हो जाए, एक दिन में ज्यादा हो गया, ठीक, और मतलब दूसरे दिन ज्यादा नहीं है, तीसरे दिन ज्यादा नहीं है, तो क्या ऐसे शख्स के ताल्लुक से कहा जाएगा कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया है? नहीं, ऐसे शख्स को हम ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं कह सकते। आइडियली सबसे सही तरीका ये है कि 2 बार सेम कंडीशन में, सेम पोजीशन में 24 घंटे का गैप लेके पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया जाए, और अगर वो कंटिन्यूअसली हर परहेज, हर तरीके के आराम के बाद भी ज्यादा बता रहा है तो उसे हम हाइपरटेंसिव लेवल करेंगे। ठीक, और कंडीशन सेम होना जरूरी है, यानी कि अगर पिछली बार उनको खड़े होकर प्रेशर आपने देखा था तो इस बार भी खड़े होकर ही देखना है। अगर पिछली बार पेशेंट बेहोश आया था, लेटा हुआ था, तो अभी भी उसे लेटा कर ही उसका ब्लड प्रेशर देखना होगा। ठीक, इसकी जो मेडिसिन लाइफ टाइम खानी पड़ती है। अगर किसी पेशेंट का अपने आप को, अपने सेहत पर ध्यान नहीं देने की वजह से एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और वो सारे हमें जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो चीजें, जो परहेज, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने की बातें बताई है, अगर वो हमने सारी कोशिशें कर ली, उसके बावजूद अगर उसका प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हाँ, उसे दवाइयां अब ताउम्र खानी होगी। और इसी में उसकी भलाई है, क्योंकि उसने अपने ही गलत करने से, अपने ही गलत तजुर्बे से, अपने ही मन मर्जी से प्रेशर को बढ़ा लिया है, और उसको कंट्रोल करना अब दवाइयों से है, ना कि अब उसके किसी परहेज से है। तो इसलिए उसे ताउम्र खाना है, अगर अपने बाकी हिस्सों की महफूज चाहता है तो। बाकी हिस्सों पर भी उसके ब्लड प्रेशर के बढ़ने का मुझे असर मतलब खराब असर पड़ सकता है। जी, खून के दौरान है, वो पूरे बॉडी में है, हर हिस्से में है। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो किसी एक हिस्से में सिर्फ हार्ट में बढ़ा, ऐसा नहीं है। जी जी, पूरे बॉडी में बढ़ा और हर हिस्से पे उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। जी जी जी। ये जो इसके जो दवाइयां हैं जो लाइफ टाइम खानी रहती है, इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं कुछ? बहुत हद तक हमारे जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, जो दवाइयों को उनके मैकेनिज्म के थ्रू, उनके काम करने के तरीके को देखकर, उनके मेटाबॉलिज्म किस हिस्से में होगा उसे देखकर इन दवाइयों को मार्केट में लॉन्च करते हैं।
सारे 4 फेजेस दवाइयां गुजरती है, फिर हमें अवेलेबल होती है। तो काफी हद तक इनके साइड इफेक्ट्स काफी नेग्लिजिबल होते हैं, हम उसे इग्नोर करके उन दवाइयों को कंटिन्यू ले सकते हैं। और अगर हम मुनाफे को और नुकसान को तौले तो मुनाफा ज्यादा है, नुकसान कम है। ये आमतौर पे कहा जाता है कि एलोपैथिक दवाएं जो है वो अगर कोई एक बीमारी ठीक करती है तो 10-15 बीमारी जो है पैदा कर देती है। तो क्या ये बात जो हवा में मशहूर है सही है? और बीपी के ताल्लुक से भी ऐसा ही है क्या कि बीपी की गोली खाने के बाद बीपी तो ठीक हो जाएगा लेकिन बहुत सारे दूसरे अमराज हो जाएंगे? दूसरे अमराज और दूसरे छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स दवा शुरू करने पर आते हैं, पर वो लाइफ टाइम नहीं रहते। जैसे जैसे आपकी बॉडी उन दवाइयों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी, वो साइड इफेक्ट्स कम होते जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो 10 से 15 और बीमारियों को पैदा करेगी। अगर ऐसा होता तो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां किसी दवाई को इतना आम तौर पर पूरे दुनिया के छोटे से छोटे कस्बे में भी ना बेचती। तो ये आवाम की कम इल्मी है और ना इल्म लेने की जो चाह रहे कि वो चाह रहे कि हमें कोई इल्म ना दे इस मामले में, इस वजह से वो ऐसी बातें करते हैं। अवेयरनेस नहीं है और ना वो अवेयर होना चाहते हैं। इसी वजह से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने हमारे पहले सवाल का जवाब बहुत ही तफसील के साथ दिया। दूसरा सवाल हमारा ये है, बीपी कम या ज्यादा होने की सूरत में कोई घरेलू नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर नहीं तो किस डॉक्टर से रुजू किया जाए, कंसल्ट किया जाए? अगर बीपी किसी पेशेंट का कंटिन्यूअसली नीचे रहता है, जिसे हम हाइपोटेंसिव कहते हैं, अगर पेशेंट कोई कंटिन्यूअसली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 के नीचे कंटिन्यूअसली किसी का ब्लड प्रेशर अगर मेंटेन रहता है, तो शुरू में कोशिश के तौर पर उन्हें नमक पानी में डालकर दिया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली सबसे अहम रोल नमक का है इसमें बॉडी में। जो हम सादा सा नमक होता है उसे ही पानी में डाल के देख सकते हैं। अगर उसे चक्कर आना, सर घूमना, अगर इसमें आराम महसूस होता है तो ये जरूर उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। और अगर काफी ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं, 160/90 के ऊपर उनका अगर ब्लड प्रेशर चला जाता है, तो उस फेज में उन्हें बेहतर है कि रेस्ट दिया जाए, उन्हें लेके दौड़ा भागा ना जाए, पहले रेस्ट किया जाए। थोड़ा सा उनका जब सारे सिम्टम्स कम हो जाए तो एक बेहतरीन डॉक्टर को दिखाया जाए। लेकिन हर हाल में, हर सूरत हाल में आम आवाम इन चीजों को नहीं समझती है। तो इसके लिए जो हमारे माहिरीन है, जो डॉक्टर्स है, जो फिजिशियंस है, जिन्होंने जिंदगी दी है इसे समझने में, इसे पढ़ने में, उन्हें इसका काम दिया जाए। वो जरूर आपको बेहतर इलाज बता के आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में और नॉर्मल रेंज में ले आएंगे। बहुत इमरजेंसी में आप घरेलू इलाज की कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ इमरजेंसी में अगर आप बार बार उसी चीज का शिकार है, आपको बार बार चक्करें आ जाती है और आप जानते हो कि हमारा बीपी लो है, हमारे पास काफी औरतें आती है कि हमारा बीपी अक्सर लो रहता है डॉक्टर साहब, तो उसको इवेल्युएट किया जाए, उनके ब्लड टेस्ट कराए जाए, उनके ब्लड में सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, इन चीजों की मात्राओं को देखकर हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये जो है मतलब आपने जो कंटिन्यूअसली का वर्ड यूज किया, इससे क्या मुराद है? कितने दिन मैंने वो कम होना चाहिए? जी, अगर हर रोज चलते चलते ये 3 दिन तक अगर मान लीजिए एक पेशेंट का बीपी रोज लो हो रहा है और उसे तीनों दिन नमक खाकर इसे कंट्रोल में लाना पड़ा, तो ये 3 दिन काफी है उसे लेवल करने के लिए। वो एक हाइपोटेंसिव पेशेंट है और उसे इलाज की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, उसका अब नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने दूसरे सवाल का भी बहुत तफसील के साथ जवाब दिया। अब एक बहुत ही अहम सवाल जिसके ताल्लुक से जो है अवाम में बहुत सारे ख्यालात गर्दिश करते हैं, आपके ताल्लुक आपसे यही जानना है कि वो सही है कि गलत। क्या सेंधा नमक बीपी के लिए मुफीद है? बीपी कम करने के लिए क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? सेंधा नमक, जिसे हम हिमालयन सॉल्ट कहते हैं इंग्लिश में, कि आप मेमार मिल्लत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मुफीद मशवरों से, कमेंट से, मस्बत कमेंट से हमें नवाजें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम हमारे पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें।